fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the साइंस पोर्शन फॉर कश्मीर यूनिवर्सिटी. एक तो KU यूनिवर्सिटी के लिए आपको साइंस है, साइंस वाला पोर्शन. दूसरा आपका जो आपको FA है उसमें भी है. जो आपके बाकी जितने भी SSB के एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये साइंस पोर्शन है. आप देखो ये सारे टॉपिक्स आपके SSB के टॉपिक्स भी हैं और सेम जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी दिया गया है. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा. आप यहाँ पर देख सकते हो. पहले टॉपिक वाइज हम करेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा यहाँ पर सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी के बारे में हम आज का टॉपिक जो है ये यूनिट हम सबसे पहले शुरू करेंगे. ये 2 यूनिट जो दिए गए हैं, ठीक है. तो सबसे पहली बात अगर हम करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे. सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है ये जानना ज़रूरी है. A source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. एनर्जी का सोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स जिसकी कैपेबिलिटी होती है. जो कैपेबल होता है ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है. जैसे कि हम सन की बात करेंगे, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, वो कैपेबल है कि वो एक यूजफुल एनर्जी देता है, ठीक है, काफ़ी लंबे अरसे तक. मेरी बात समझ आ रही है. इसको बोला जाता है जनरली हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एक हम बोलते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, गुड सोर्स किसको बोलते हैं हम, ठीक है. क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, हम अगर हम बोलेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए. सबसे पहले सेफ़ एंड कन्वीनियंट यूज़. सेफ़ होना चाहिए, नहीं कि आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तो वो सेफ़ नहीं होगा, उससे कोई डिज़ास्टर हो सकता है या आप ह्यूमंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा. मेरी बात समझ आ रही है. तो ये भी आपको जहन में रखना, ये सेफ़ और कन्वीनियंट होना चाहिए इस्तेमाल के लिए. जैसे कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, कैन बी यूज्ड ओनली बाय हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, ये एक कॉमन आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि इस एनर्जी को हैंडल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक काफ़ी डेंजरस भी है. तो इसलिए इसको इस एनर्जी को चाहिए ट्रेन्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है जो इसको यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आवर हाउस होल्ड पर्पजेज. इसको हम हाउस होल्ड पर्पज में इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसलिए मैंने बोला गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए सेफ और कन्वीनियंट टू यूज़. ईजी टू ट्रांसपोर्ट, दूसरी प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए ईजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकें. जैसे कि कोल की बात करेंगे, पेट्रोल, डीजल, LPG एक्स्ट्रा हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेसेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर्स. अब ये एनर्जी कोल जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन होती है या पेट्रोल या डीजल प्रोडक्शन सेंटर से लेकर जाना इसको कंज्यूमर्स तक, ये एक इसको होना चाहिए, ये ज़रूरी इसका एक फीचर है कि जिसको हम बोलते हैं ईजी टू ट्रांसपोर्ट. थर्ड फीचर की अगर बात करेंगे, इजी टू स्टोर. इजी टू स्टोर का मतलब होता है जैसे कि अगर हमारे पास एनर्जी है तो उसको हम इजीली स्टोर भी कर पाए. जैसे कि हमारे पास गैस होता है, उस गैस को हम स्टोर भी कर पाते हैं, और वो क्या बनता है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे पास सिलेंडर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं घर पे, ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास पेट्रोल होता है, उसको स्टोर करके रखते हैं. डीजल होता है, उसको स्टोर करके रखते हैं. ह्यूज स्टोरेज टैंक्स हमारे पास होती है सो दैट हम स्टोर करते हैं पेट्रोल को, डीजल को और LPG को. ये एक फीचर है किसका, ये भी एक फीचर होना चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी का. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूं, सबसे पहला फीचर होना चाहिए सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, सेकंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और थर्ड जो है आपका इजी टू स्टोर. ये आपको होना चाहिए, ठीक है. दूसरी बात अगर हम देखें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल हम किसको बोलते हैं. जैसे कि आप घर पे लकड़ी जलाते हो, वो फ्यूल है, उसको एज ए गुड सोर्स आप कैसे बोलते हो, गुड फ्यूल आप कैसे बोल सकते हो. आप बोलोगे सर अगर हम घर पे लकड़ी जलाते हैं तो वो एक गुड फ्यूल तभी माना जाएगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या देगा, हीट देगा, है ना, कम से कम ऐश दे देगा. दैट मीन्स वो लकड़ी हमने सारा हमने जला दिया, कम से कम वो धुआं देगा. धुआं का मतलब स्मोक कम से कम रिलीज हो जाएगा, उसको आप गुड फ्यूल बोलेंगे. इसी तरीके से अगर आप पेट्रोल यूज़ करते हो, गाड़ी में पेट्रोल यूज़ करते हो, तो दैट मीन्स उसकी माइलेज पेट्रोल की सपोज गाड़ी की ज़्यादा है, आप बोलोगे हाँ ठीक है पेट्रोल अच्छा है. गाड़ी जो है वो धुआं जो निकालती है कम निकालती है, तो दैट मीन्स आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर पेट्रोल अच्छा है, तो ये एक गुड फ्यूल है. तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी है. और याद रखना कैलोरीफिक वैल्यू गैसियस फ्यूल का ज़्यादा होता है, और उसके बाद किसका होता है, उसके बाद लिक्विड का,
और उसके बाद सॉलिड्स का। ये अगर आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एनर्जी के साथ रिलेटेड है तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। और आपके पास फ्यूल ऐसा होना चाहिए जिसके पास कम स्मोक निकलता है, कम धुआं जो निकालता होगा, उस फ्यूल को हम गुड फ्यूल बोलते हैं। लेस रेजिडू आफ्टर बर्निंग, मैंने पहले ही बोला, जब भी आप किसी भी इस चीज़ को जलाते हो फिर जो लास्ट पे जो बचता है रेजिडू जिसको बोलते हो, वो कम से कम होना चाहिए। जैसे अगर आप लकड़ी जलाते हो, लास्ट पे आपके पास ऐशेस बहुत कम होनी चाहिए। अगर ऐश बहुत कम बचता है या रेजिडू आप बोल सकते हो बहुत कम बचता है, तो आप बोलोगे हाँ ये फ्यूल अच्छे से बर्न हो गया। इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप को हाँ इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि एनर्जी तो है लेकिन आपके पास इजी अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन उसको आप गुड फ्यूल नहीं बोल सकते हो। इन एक्सपेंसिव, दैट मीन्स ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। चीप आप बोल सकते हो इस प्रॉपर्टी को भी। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको हम इजी स्टोर करें और ट्रांसपोर्ट करें। देखो आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, फिर ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, फिर ऑल ऑफ द अबव। जनरली आप इन सोर्स ऑफ एनर्जी में ऑल ऑफ द अबव ही टिक करोगे, ठीक है। अब हमारे पास आगे हम चलेंगे, इसको और एलाबरेट में करूंगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूं, और आपको बेस अगर स्ट्रांग है आप इजीली क्वेश्चंस को करोगे, और क्वेश्चंस को लिंक भी करना है आपको, टॉपिक्स को लिंक करके आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूल की अगर हम बात करेंगे, द सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर हम जो एनर्जी हमारे पास है, हमारे पास दो टाइप से, एक रिन्यूएबल होता है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि सनलाइट की बात करो वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप विंड की बात करो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर की बात करो रिन्यूएबल सोर्स, उसको आप इस्तेमाल जो आप बार बार इस्तेमाल करते हो, जो ख़त्म नहीं होता है। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं होता, जिसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ठीक है, उसको आप बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कोल पेट्रोल की बात करो, काफ़ी टाइम है, अगर आपके पास कोल पेट्रोल है उसको आप इस्तेमाल करते हो, एक टाइम आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत टाइम वेट करना है, 100 साल, 200 साल, जब तक नया पेट्रोल बन सकता है, तो दैट मीन्स यह फ्यूल बनेगा, तो उसको आप नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की कैटेगरी में डालोगे, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को हम डिटेल में पकड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर आप सिलेबस की तरफ देखोगे, अब देखो वेर सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कन्वेंशनल का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल, और ठीक है, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की गई है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। जैसे नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है रिन्यूएबल, जैसे कि यहाँ पर सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आगे एक एक करके अब देखेंगे। इसमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, और इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी पे आप रहो, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, या अगर आपने पहले पढ़ा भी है तो यहाँ पर रिवाइज आप कर सकते हो, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा नाम होता है, आप इसको ये भी बोल सकते हो, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टेबल, दैट इज विच कैन बी रिप्लेस्ड एज वी यूज देम एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इनएग्जॉस्टेबल है, जो खत्म नहीं होता है, और जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करेंगे, सनलाइट तो आपको रोज मिलती है, उस एनर्जी को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। विंड एनर्जी की बात करेंगे, उस एनर्जी को भी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि टाइडल एनर्जी जो है, जो टाइड्स आ जाते हैं, वो भी आपको मिलता रहता है। दीज आर अवेलेबल इन एन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर, ये नेचर में प्रेजेंट हैं और अनलिमिटेड अमाउंट आपके पास है। जितना आप सन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, सोलर एनर्जी को, उतना आप करो। जितना विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो उतना आप कर सकते हो, बस सिर्फ आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। एंड डेवलप विथ ए रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत कम अरसे में आपको मिलता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सोलर रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, जो एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोलर एनर्जी हैं, विंड एनर्जी हैं, वाटर एनर्जी है। वाटर एनर्जी को ही आप हाइड्रो एनर्जी के नाम से जानते हो। जियो थर्मल एनर्जी, जियो का मतलब होता है अर्थ, याद रखना, जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, जो आपको अर्थ से एनर्जी मिलती है, अर्थ से हीट मिलती है, वो होती है जियो थर्मल एनर्जी। ये भी कैटेगरी आती है रिन्यूएबल। देखो कभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी नहीं आता है, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नीचे चार ऑप्शन हो गए, नॉन कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, मतलब एक्चुअली क्या कहना चाहता है, आपको पूछा जाता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, तो वो भी कभी कभी आप क्या करते हो, आप ज़्यादा डेप्थ में जाते हो, बोलते नहीं ये पढ़ना, ये हाई फाई वाला चीज़ें पढ़ते नहीं,
बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दैट्स ओशन एनर्जी, जो ओशन से आपको एनर्जी मिलती है, ओशन एक थर्मल एनर्जी जनरली जब हम पढ़ते हैं वो आपको देखना। बायोमास एनर्जी की बात करेंगे, जैसे कि फायरवुड लकड़ी आपको मिलती है, एनिमल डंग आपको मिलता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम स्टीज, जो घर पे जो आप फॉर एग्जांपल खाना खाते हो फिर जो उसमें से जो बचता है वो आप फेंक देते हो, या बाकी जो भी वेस्ट्स होते हैं, पेपर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, बहुत सारे वेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात जनरली की जाती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की जा रही है, जो स्टीज से निकलता है या क्रॉप रेजिड्यू कॉन्स्टिट्यूट से बायोमास, इसको बायोमास बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोमास। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब ऐसी चीजें जो जिसके साथ लाइफ जुड़ी हुई है। जैसे कि प्लांट के पार्ट्स आप देखो, एनिमल, अगर कोई एनिमल है उसकी डेथ होती है, या प्लांट के लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है, या प्लांट के ब्रांचेस गिरते हैं ज़मीन के ऊपर, ये आप जनरली बोलोगे ये वेस्ट आप बोल सकते हो, लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। या जो घर पे जो वेस्ट निकलते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आ जाता है। पैक प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आता है। तो मेरी बात समझ आ रही है, ये सारी चीज़ें कैटेगरी जो मैंने बताई आपको ये थी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या फ़ायदे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी हमने एक एक करके एक्सप्लेन नहीं किया, हमें आगे एक्सप्लेन करना है, लेकिन अभी आपको इस चीज़ को जोड़ना है। ये एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। These sources will last as long as the earth receives light from the sun। ये सोर्सेज जो हमारे पास है, जैसे कि सन की बात करेंगे, विंड की बात करेंगे, इसको आप काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हो, जब तक सनलाइट प्रेजेंट है तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही हो? तो दैट मीन्स आप देखो सोलर पैनल का आप इस्तेमाल करोगे तो वो डेली बेसिस पे आपको क्या हो जाएगा, रिचार्ज होता है, किसकी वजह से, सन एनर्जी के ज़रिए से। तो डेली बेसिस पे जो आपको बार बार जो है देखने को मिलता है, तो ये एक फ़ायदा है आपके पास, ये काफ़ी अरसे तक आपकी एनर्जी मिलती जाएगी। दीज सोर्स आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। और जब आपको सोलर पैनल लगा लेते हो और उसके बाद जो भी आपको एनर्जी मिलती है वो आपको फ्री मिलती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट आपको फ्री में मिलती है ना, सन एनर्जी आपको फ्री में मिलती है। दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन। और सोलर एनर्जी से कोई पोल्यूशन होता है? नहीं होता है, ये भी आपको पता है। विंड एनर्जी की बात करें, विंड मिल्स का इस्तेमाल आप करते हो, ठीक है, वाटर को ट्यूबवेल से निकालने के लिए विंड एनर्जी का इसमें विंड मिल्स का इस्तेमाल होता है। और विंड मिल्स कैसे चलते हैं? वो चलता है विंड मिल्स बिकॉज ऑफ द विंड। या आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो वाटर की वजह से मिलता है। तो दैट मीन्स ठीक है, या टाइड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट होता है। तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यो आपको पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है आर दोज विच आर एग्जॉस्टेबल, जो एग्जॉस्ट होता है, जो खत्म होता है एक टाइम के ऊपर, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड। और उसका आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका फिर से इस्तेमाल नहीं करते, आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा। जैसे कोल, पेट्रोल एक बार खत्म हो गया आपको बार बार नहीं मिलेगा वो। दीज सोर्सेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये सोर्सेज जो होते हैं ये नेचर में एक्यूमुलेट होते हैं, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। जैसे मैंने कोल, पेट्रोल की आपको बात की, फॉसिल फ्यूल्स की बात की, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करेंगे, जैसे कोल आपके पास है, ऑयल आपके पास है, नेचुरल गैस आपके पास है। ऑल दीज फ्यूल्स आर फॉसिल फ्यूल्स। कोल हो, पेट्रोल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में। मुझे बोलो डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। आप बोलोगे ये खत्म होते हैं एक टाइम पे, ये खत्म हो जाएगा, तो ये एक आप बोलोगे, ये क्या बोलोगे आपको, ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। दीज सोर्स आर फास्ट डिप्लीटिंग का मतलब जल्दी खत्म होने वाले हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्कवर, और फिर दोबारा से मिलना बहुत मुश्किल है। एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ देयर सोर्स, मतलब ये कहा जाता है कि ऐसे सोर्सेज जो होते हैं ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इनको पाना, इनको डिस्कवर करना और फिर उनको इस्तेमाल दोबारा से करना। दीज सोर्स आर मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स को मेन रीज़न कहा जाता है, जो भी आपके पास एयर पोल्यूशन हो या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो, ये बिकॉज ऑफ द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर हम एक एक करके सबसे पहले हम फॉसिल फ्यूल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स which got buried deep inside the earth millions of years ago due to some natural processes।
फॉसिल फ्यूल क्या किसको आप बोलते हो? ये आपके पास प्लांट्स होते हैं या एनिमल रिमेन्स आपके पास होता है। प्लांट रिमेन्स का मतलब होता है अगर प्लांट गिर जाता है, फॉरेस्ट में है या कहीं पर भी प्लांट्स गिर जाते हैं और उसके बाद काफ़ी अरसे तक वो क्या रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, या कोई प्लांट उसकी डेथ होती है, उसकी बून्स होती है, उसकी बॉडी होती है, वो सॉइल के अंदर रहता है, काफ़ी अरसे तक रहता है। और फिर क्या होता है, उसको हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। These fossil fuels are non-renewable source of energy and cause environmental problems due to pollution। और यही fossil fuel जो है ये नॉन रिन्यूएबल हैं क्योंकि ये ख़त्म होते हैं जब इसको आप इस्तेमाल करते हो, उसके बाद जो है इनको रिन्यू होने में टाइम लगता है। फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करेंगे, आगे फर्दर हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ज्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन, जब फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्मेशन होते हैं, एन एंटायर ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स ऑफन गेट बरीड इन सैंड और मड। जब एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी लिविंग बींग हो, वो क्या करता है, वो जब सॉइल के अंदर आता है, सैंड के अंदर या मड के अंदर, ठीक है, ये पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। दीज देन डिके एंड डिसइंटीग्रेट लीविंग नो साइंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, इनके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, बैक्टीरियाज पड़ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुए। इन फैक्ट द हार्डर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आफ्टर देयर डेथ सेटल डाउन and are covered by sediments and subject to extreme pressure and temperature, or the earth converts them into fossil fuels। the process is being known as fossilization। अगर कोई हार्ड पार्ट है किसका, किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि अगर हम बून की बात करेंगे, वो एक हार्डेस्ट पार्ट आप मान सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म का, एनिमल की अगर बात करेंगे, उसको क्या होता है, वो उसके ऊपर सेड में वो जो सॉइल के साथ मिक्स होता है, मड के साथ मिक्स होता है या सैंड के साथ मिक्स होता है, तो उसके बाद क्या होता है, काफ़ी जब वो अर्थ के अंदर होता है, डेफिनेटली आपको पता है कि हाई प्रेशर की वजह से, और अर्थ के अंदर जितना आप जाओगे, एज यू मूव डीपर इनसाइड द अर्थ, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है, ये बॉडी पार्ट जो होता है, हार्डेस्ट पार्ट, ये कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल्स में, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो फॉसिलाइजेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आपको ये समझ में आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। साथ साथ ही आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते जाओ, कॉन्सेप्ट्स को याद रखो, आपका इजी हो जाएगा। अभी आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में इन्होंने निकाला है, क्योंकि अभी JKSSB का कोई प्लान नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा उनका क्या करना है, बट हाँ, ये आपके पास लाइन में लगा हुआ ये एग्ज़ाम, इसके ऊपर आप फोकस करो, सो दैट यू विल गेट सिलेक्टेड, पूरा फोकस लगा लो, फिर साथ साथ में आपको SSB के बाकी एग्जाम्स भी आ जाएंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या है फॉसिल फ्यूल्स के? फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता ही है, एंड वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिन्यूड। एक बार आपने इसको इस्तेमाल किया, यू कैन नॉट रिन्यू इट, यू कैन नॉट यूज इट अगेन एंड अगेन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स काज एयर पोल्यूशन, दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये, इससे पोल्यूशन होता है। आप कोल का यूज़ करो, पेट्रोल का यूज़ करो, आप कैरोसिन, कोई भी फॉसिल फ्यूल का यूज़ करो, इट लीड्स टू द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। और आपको पता है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, या आर वी कैन से द फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स इन द अर्थ आर लिमिटेड एंड मे गेट एग्जॉस्टेड सून, क्योंकि ये लिमिटेड है अर्थ के अंदर, और विद टाइम के साथ साथ ये ख़त्म होता जा रहा है, और एक टाइम आएगा इसको, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा जितना हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, थर्मल पावर प्लांट्स, क्योंकि आपको पता है एक हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, एंड द सेकंड कैटेगरी इज थर्मल पावर प्लांट्स। आपको पता है इंडिया के अंदर अगर बात करेंगे, जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मैक्सिमम जो हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स, कोल के ऊपर ही वो चल रहे होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो कोल बेस्ड हैं। तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया में हम जो पावर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम
किस से मिलता है, मैं आपको बोला थर्मल पावर प्लांट्स। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोल। जब आप कोल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो इन पावर प्लांट्स में, वहां से जो भी हीट निकलते हैं उस हीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मेरी बात समझ आ रही है? और यही कोल एंड पेट्रोल को ये फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। यूज कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जब आप कोल पेट्रोल या नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय दीज कोल पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इज वेरी एफिशिएंट, और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है, एफिशिएंट तरीके से होता है। द स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ठीक है, जो भी स्टीम प्रोड्यूस होती है जब आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो डेफिनेटली स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो स्टीम जो होता है वही यूज होता है टरबाइन को रोटेट करने में जिसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स देखते हो, जो वाटर होता है वो वाटर हिट किसको करता है, टरबाइन को हिट करता है, उसकी वजह से क्या होता है, टरबाइन रोटेट होता है, वो हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, जो भी आप कोल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो वहां से हीट निकलती है, स्टीम निकलता है, और उस स्टीम को यूज किया जाता है। जो टरबाइन होता है वो टरबाइन क्या होते हैं, वो रोटेट होना शुरू हो जाता है और आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। दूसरा तरीका हमारे पास, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे एनर्जी के रिलेटेड, तो वी हैव सम अदर क्लासिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जनरली हम इसी को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब नॉन रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल जो होता है ये रिन्यूएबल होता है। अपोज्ड आप करोगे टर्म्स को, जैसे कि यहाँ पर कन्वेंशनल मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल जो होता है दैट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। ये एक्चुअली आप मैंने ऊपर बताया भी है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, लेकिन इसने फर्दर क्लासिफाई किया है सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। सो यहां पर हम देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली एंड मीट ए मार्केट पोर्शन ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, एंड दीज आर, जैसे कि मैंने अभी बोला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वही होते हैं जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, ठीक है, और हमें इससे एक एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। हाइड्रो एनर्जी की बात करेंगे एनर्जी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, ठीक है, जिसको एक्सटेंसिवली आप यूज करते हो। क्योंकि यहां पर आप देखो, यहां पर लिखा है एक्सटेंसिवली, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसने इसको डिफाइन किया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जनरली, जिसको आप एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, इसलिए इसने फॉसिल फ्यूल्स और हाइड्रो एनर्जी लिया हुआ है। बायोमास एनर्जी एंड विंड एनर्जी आल्सो फॉल्स इन दिस कैटेगरी। इसमें बायोमास का भी इस्तेमाल किया गया, विंड एनर्जी का भी यूज किया गया, ठीक है, क्योंकि इसको एंशिएंट टाइम से ही हम इस्तेमाल करते थे। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, विच आर नॉट यूज एक्सटेंसिवली, जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज नहीं करते। जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करो आप, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि लिमिटेड स्केल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशन एज द कन्वेंशनल वंस, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को इसने डिफाइन किया है इसके यूज के बेसिस पे। तो कन्वेंशनल में इसने बोला है जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, और नॉन कन्वेंशनल में इसने डिफाइन किया जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज नहीं करते हैं। एंड मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ओनली ऑन ए लिमिटेड स्केल, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट जो भी हमारे एक लिमिटेड स्केल में, जैसे कि सोलर एनर्जी, ये हम लिमिटेड यूज करते हैं क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि सनलाइट पड़ती है, जैसे कि अभी सनलाइट है सपोज, अब उस डायरेक्ट उस सनलाइट को आप इस्तेमाल करोगे घर पे आपको लाइट आएगी, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। फिर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर थर्मल पावर प्लांट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स इट नीड्स टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। तो इस अदरवाइज इसको हम एक्सटेंसिवली यूज नहीं करते हैं। या ओशनिक एनर्जी की बात करेंगे, ओशन थर्मल एनर्जी, उसके लिए भी आपको उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। टाइड्स का भी, आप टाइड अगर आती है उसको आप कैसे एज ए एनर्जी के तौर पे यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। जियोथर्मल एनर्जी या अर्थ से हीट निकलते हैं उसका भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसका भी इस्तेमाल होता है, बट हाँ उसके लिए भी आपको एनर्जी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। क्यों ये हम ये बोलते हैं जो कन्वेंशनल होता है जिसको आप एक्सटेंसिवली यूज करते हो, जैसे कि सोलर की जैसे कि मैंने आपको
इसकी बात की, क्या बोलते हैं उसको, बायोमास की मैंने बात की, या सोलर एनर्जी की मैंने बात की, या बहुत सारे एनर्जीज की मैंने बात की है। लेकिन यहाँ पर जो बोला जाता है, दीज सोर्स ऑफ एनर्जी which have been tapped with the aid of advanced technology to meet our growing energy needs are also called as alternate source of energy। इसको आप alternate source of energy भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हमें जनरली क्या देखना है, एक एक करके डिटेल्ड हमें देखना है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपको समझ में आ गया, और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंसिव यूज और नॉट एक्सटेंसिव यूज, इस बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर एक एक करके हम इसको एलॉबरेट करेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, कहाँ पर सोलर एनर्जी यूज़ होते हैं, सोलर कुकर्स में कैसे यूज़ करते हैं, और सोलर कुकर किस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सोलर एनर्जी के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में बताऊंगा। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, यहाँ से ही रिलेट था, वो 10th के साइंस से ही रिलेट था वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोलर एनर्जी की अगर बात करेंगे, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी। वो एनर्जी, ठीक है, जो सन प्रोड्यूस करते हैं, अब या तो हीट या और लाइट के फॉर्म में, दिन में आपको हीट मिलती है, दिन में आपको लाइट मिलती है, तो ये एनर्जी जो होती है इसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर रेडिएशंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर सेल्स, या जिनको फोटोवोल्टिक सेल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी निकलती है, सन की रेडिएशन जो निकलते हैं, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन आपके पास सोलर सेल्स होनी चाहिए जो उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किस में, सोलर एनर्जी में। इसमें सोलर सेल्स कन्वर्ट करेंगे, उस स्टोर करेंगे उस एनर्जी को, और फिर उस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली उन सेल्स को नाम दिया जाता है फोटोवोल्टिक सेल, जो अब सोलर पैनल लगाया गया है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि इंडिया का इनिशिएटिव था, और जिसको 2015 में लाया गया था इसको। और ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो दैट इज गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको लिंक किया है सोलर एनर्जी के साथ। फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो फोटोवोल्टिक सेल्स, ये क्या, उनका काम क्या होता है, जो भी डायरेक्ट रेडिएशंस आ जाती हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इन सेल्स के अंदर एक आप ये बोल सकते हो, एक मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो जिसको सिलिकॉन सोलर सेल्स होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिलिकॉन होता है या गैलियम होता है, ठीक है, इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि इन सेल्स के अंदर हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, आप बोलोगे सिलिकॉन का यूज़ होता है। और सिलिकॉन सेल्स जो होती हैं वही कन्वर्ट करते हैं जो सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू द एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो। यही सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में भी इस्तेमाल होता है, अगर आपको याद होगा। लेकिन वहाँ पर जो सोलर एनर्जी उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर इस एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो कैसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर कोई फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस को लिंक करोगे तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल होकर ग्लूकोज आपका बनता है C6H12O6, और क्या होता है, वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। सोलर सेल्स अरेंज ऑन ए फ्लैट शीट फॉर्म ए मिरर सोलर पैनल। यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर पैनल बना रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो। जैसे कि ये आपका एक सोलर प्लेट भी होता है घर पे, आप ऑलमोस्ट आज तो सबके पास सोलर होता है। ठीक है, तो आप ये पैनल देखते हो, आप इस तरीके से होता है। ये एक प्लेट हो गई, ये पूरा, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर शेप का बनाया, और ये देखो जो मैंने बीच में जो स्क्वायर बनाया है, ठीक है, इनको बोलते हैं सोलर पैनल। और हर पैनल में आप क्या देखोगे, सोलर सेल्स होती है। और यही सोलर सेल्स क्या करती हैं, ये जिनको फोटोवोल्टिक सेल्स, यही कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके बाद उसको आप इस्तेमाल करते हो। ये हो गया सोलर पैनल्स में इसका इस्तेमाल। लेकिन सोलर कुकर भी आपके पास होता है, ठीक है। सोलर कुकर्स आर पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड एंड ए लार्ज ग्लास प्लेट टू ट्रैप सोलर एनर्जी बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्वेश्चन आपका बनता है कि जो सोलर कुकर्स का आप घर पे इस्तेमाल करते हो, कुकर चल रहा है बट सोलर के बेसिस पे, अब इसका जो प्लेट यूज होता है इसमें, किसमें, जो इस सोलर कुकर में, इसको आप ब्लैक कलर से पेंट करते हो, क्योंकि ब्लैक कलर की क्या एक प्रॉपर्टी होती है, ये एब्जॉर्ब करता है सन रेडिएशंस को। ये वाइट कलर क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है सोलर रेडिएशंस को। दैट मीन जो ब्लैक कलर जो होता है, ये इसको हम क्या करते हैं, इस सोलर कुकर को पेंट करते हैं हम बाहर से ब्लैक से, सो दैट जो भी रेडिएशंस आ जाए उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है,
और जैसे कि आपको पता होगा, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है एग्जैक्टली ये भी काम करता है। अब एडवांटेजेस क्या हैं सोलर कुकर के, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप कुकर का इस्तेमाल करते हो, सोलर कुकर का इस्तेमाल कर क्या क्या फ़ायदे। इको फ्रेंडली, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, डेफिनेटली आपको पता है। रिन्यूएबल, जितना आप उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो आपको करना है। जैसे कि आप LPG इस्तेमाल करते हो घर पे, ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है, 1 महीना 15 दिन 20 दिन निकलता है, खत्म हो जाता है, तो आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है, आपको फिर से लाना पड़ता है और इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप बार 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 जितना आप चाहोगे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यूज इन रूरल एरियाज, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रूरल एरियाज को कवरेज अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि सनलाइट तो हर जगह पर है। ये नहीं कि सनलाइट जो है सिटीज़ में ही हो, या आप टाउन्स में बोल सकते हो, विलेज में भी सनलाइट होती है, तो वहाँ पर इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब उससे क्या फ़ायदा है, उससे रूरल एरियाज़ में ये फ़ायदा होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इंडोर पोल्यूशन का लेवल हम कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल्स जनरली यूज़, क्योंकि फीमेल्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं कुकिंग को। अगर वो पहले पहले ज़माने में क्या होता था, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, वुड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होकर उनको जो होते वो हैं डिजीज़ भी होती थी। कैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या था, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता था, वो उनको ख़राब होकर फिर उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम देखने को मिल रहा था। या दूसरा ये कि बाहर जाकर, क्योंकि लकड़ी नज़दीक नहीं मिलती थी, उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, फॉर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लकड़ी को कलेक्ट करने के लिए, फिर इसका इस्तेमाल, जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से ये चिल्ड्रंस को केयर नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे इसके साथ चीज़ों को लिंक आप कर सकते हो, अंदाज़ा लग रहा है। अब देखो, ये सोलर कुकर्स का इस्तेमाल अगर होता है इन विलेज में, तो आप देखो काफ़ी ज़्यादा कितना फ़ायदा हो रहा है, टाइम भी बच जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, फीमेल क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी टाइम दे पाते हैं, इसको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता है, पोल्यूशन से भी बच जाते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये यहाँ पर तो इसने लिखा है, लेकिन इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिमाग खुल जाएगा, हाँ ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर्स की अगर बात करेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज है। सोलर कुकर एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव किसने बनाया इसको, जो आप सोलर सिलिकॉन सेल्स का इस्तेमाल करते हो, सिलिकॉन सेल्स आर एक्सपेंसिव। सोलर रेडिएशंस आर नॉट यूनिफॉर्म ओवर द अर्थ सरफेस, यूनिफॉर्म नहीं है ओवर द अर्थ सरफेस, आपको खुद पता है, ठीक है। अगर आप 12 बजे की बात करोगे, आप 12 बजे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद 3 बजे से क्या होता है, सोलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी कम होती जा रही है। यहाँ आप बोल सकते हो इनक्लाइनेड रेडिएशंस आपको देखने को मिलती है। पोलर रीजन्स में आप देखो, यहाँ पर, यहाँ साउथ पोल देखो या नॉर्थ पोल देखो, दैट मीन्स एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको सोलर रेडिएशंस का देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हो गया सन जो होता है ना, सोलर सन, ये कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इन रीजन्स को ज़्यादा सोलर रेडिएशंस मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहाँ पर ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने लाया है, ये जनरली पहले इनिशियली जब इसको लॉन्च किया गया था, मेजरली जो थी ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इसमें आती थी। मतलब जनरली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज होती थी उनके लिए एप्लीकेबल। लेकिन अभी सारी कंट्री जो भी हैं वो इस ट्रॉपिक्स में आती हैं या ट्रॉपिक से बाहर हैं, तो स्टिल वो ISA इंटरनेशनल सोलर एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको ज्योग्राफी या आप स्कीम्स भी बोल सकते हैं, स्कीम का भी मैंने आपको एक यहाँ पर बोला है, ठीक है। एक्सपेंसिव बन गया किसकी वजह से, आप बोलोगे सिलिकॉन की वजह से। सोलर रेडिएशन यूनिफॉर्म नहीं, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट, आपको पता है सोलर रेडिएशन रात को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्लाउड कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट, नाइट में सोलर रेडिएशन नहीं होते, सन दिन में ही होता है। और अगर दिन में क्लाउड्स होते हैं तब भी सोलर रेडिएशन उस तरीके से आपको नहीं मिलते हैं। डेफिनेटली आपको पता है जब क्लाउड्स होते हैं आपको सन दिखता ही नहीं है, सन नहीं दिखेगा, सन सोलर रेडिएशन नहीं आ जाएंगे, हीट नहीं मिलेगी, सन की इंटेंसिटी कम है, सन की इंटेंसिटी कम है, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, सोलर पैनल चार्ज नहीं होगा। सोलर पैनल चार्ज नहीं होने का मतलब ये है कि आपका सोलर ये जो है सोलर कुकर नहीं चलेगा, ठीक है। कैन नॉट बी यूज टू मेक चपातीज फॉर फ्राइंग एज दिस रिक्वायर ए टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री और मोर। इसमें चपातीज आप नहीं बना सकते हो, यहाँ फ्राई आप नहीं कर सकते हो, कुक आप कर सकते हो, फ्राई नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ सर हमें क्लियर हो गया। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली
कैन बी अचीव्ड इन ए सोलर कुकर, क्योंकि हम सोलर कुकर में सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही अचीव कर सकते हैं टेम्परेचर, जिसकी वजह से हम कुक कर सकते हैं। लेकिन फ्राइंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 140 डिग्री। लेकिन सोलर कुकर में तो आप फ्राई कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मैक्सिमम लिमिट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रीज़न पता होने चाहिए आपको। अदर डिवाइसेस आर सोलर वाटर हीटर एंड सोलर फर्नेस। बाकी आपको बाकी डिवाइसेस भी, जैसे सोलर वाटर हीटर आपके पास है या सोलर फर्नेस आपके पास है, वो भी आप इस्तेमाल करते हो ऑन किसके ऊपर, सोलर रेडिएशंस के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो विंड एनर्जी, किस तरीके से हम विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सारी चीज़ें, विंड मिल कैसे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आएगा। ये सारे एग्जाम्स के लिए जो केयू का एग्जाम हो आपका साइंस का, और आप खुद देख सकते हो, मैंने सिलेबस आपको मेंशन किया, आपको सीधे पता चलेगा। अगर आप एफए के लिए पढ़ोगे, आप देखोगे ये सिलेबस का पार्ट है। जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उस सभी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।